गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 10th प्रावधान चल रहे हैं। आज देखते हैं मिथ्या वर्णन संबंधी वैधानिक प्रावधान। मैंने आपको बताया था कि यदि उत्पीड़न से किसी की सहमति ली जाती है तो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। स्वतंत्र सहमति 5 तत्वों से मुक्त होनी चाहिए: उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन, अनुचित प्रभाव और गलती। 3 पर हम चर्चा कर चुके थे। आज देखते हैं मिथ्या वर्णन संबंधी वैधानिक प्रावधान। मिथ्या वर्णन क्या होता है? जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णित करता है तो इसे मिथ्या वर्णन कहते हैं। जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात तो असत्य है लेकिन पक्षकार को यह पता नहीं होता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सत्य है या असत्य है, तो इसे कहेंगे मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन 2 प्रकार का होता है: कपटपूर्ण और दूसरा होता है अज्ञानतावश। कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन क्या होता है? जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से किसी असत्य बात को सत्य बताना। हमें यह पता है कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो असत्य है, लेकिन फिर भी हम उसको सत्य बनाकर बता रहे हैं, तो यह कहलाता है कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन। दूसरा देखिए अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन। यदि कोई पक्षकार ईमानदारी से यह विश्वास करता है कि यह कथन सत्य है, अज्ञानतावश उसको यह पता नहीं है कि वो जो कुछ कहने जा रहा है वो सत्य है या असत्य है, वो उस बात को सत्य जानकर ही कह रहा है, तो यह कहलाता है अज्ञानतावश मिथ्या वर्णन। इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को धोखा देना नहीं होता है। धोखा देना किसका उद्देश्य होता है? कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन। यह जानते हुए कि वो जो कुछ बोल रहा है साफ झूठ है, फिर भी सत्य बताकर उसको प्रस्तुत कर रहा है, जैसा कई बार तुम लोग करते हो। तो यह कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन है और इसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को धोखा देना होता है। तो अगर मिथ्या वर्णन करके दूसरे पक्ष की अगर सहमति ली जाती है तो कानून इसे स्वतंत्र सहमति नहीं मानता है। झूठ बोलकर अगर किसी की सहमति ली जाती है तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं है। अगला देखिए गलती अथवा भूल संबंधी प्रावधान। गलती का अर्थ है किसी विषय के संबंध में गलत विश्वास। जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हों तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। जब दोनों पक्षकार आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हों, दोनों को यह नहीं पता है कि वो गलती पर है। अगर ऐसे में कोई सहमति हो जाती है, कोई अनुबंध बन जाता है, कोई एग्रीमेंट हो जाता है, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ होता है, बेकार है। मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल, राम ने श्याम से कहा कि मेरी 2 गाय हैं, उनको मैं 10,000 रुपए में बेचूंगा। श्याम और राम के बीच में एग्रीमेंट हो गया 10,000 रुपए में खरीदने का। बाद में पता चला कि जो एग्रीमेंट किया गया था वो गायों के लिए था और गाय एक दिन पहले गांव में बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में बह गई, मर गई। दोनों को पता नहीं, दोनों ही तथ्य संबंधी गलती पर है, तो ऐसा एग्रीमेंट व्यर्थ एग्रीमेंट माना जाएगा। दूसरा उदाहरण बोल लीजिए, ए ने बी से कहा
कि अगर तुम सी नाम की जो लड़की है उससे शादी कर लो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब ए और बी दोनों को पता नहीं कि सी नाम की जो लड़की थी वो 2 दिन पहले ही मर चुकी है, क्या शादी हो सकती है? तो दोनों ही पक्ष आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर है। तो ऐसा जो एग्रीमेंट हो गया है, ऐसा अनुबंध समझौता व्यर्थ होता है। अगर ऐसे कोई सहमति ली जाती है तो उस अनुबंध को व्यर्थ अनुबंध माना जाता है, व्यर्थ एग्रीमेंट माना जाता है। तो ये 5 तत्व हैं: उत्पीड़न, कपट, मिथ्या वर्णन, अनुचित प्रभाव और गलती। अगर इन तत्वों में से सहमति ली जाती है, इन तत्वों की सहायता से, तो ऐसा अनुबंध व्यर्थ अनुबंध होता है। अब देखिए प्रतिफल के संबंध में वैधानिक प्रावधान। प्रतिफल का क्या मतलब होता है? कुछ के बदले कुछ। एक पक्ष अगर कुछ देता है तो दूसरे पक्ष से उसको कुछ मिलना चाहिए। सामान्यतः जनरली ये माना जाता है कि बिना प्रतिफल के अगर कोई अनुबंध किया जाता है, ठहराव किया जाता है, तो ऐसा ठहराव अनुबंध व्यर्थ है, बेकार है। प्रतिफल का लेन देन होना चाहिए। ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रतिफल पूरा मिले। मेरे पास एक कार है, कल मैं 5 लाख रुपए की खरीद कर लाया हूं, आज मैंने किसी से 1 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। भले मुझे 4 लाख का नुकसान लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ मिल रहा है, तो ऐसा जो अनुबंध है वो मान्य होगा। तो देखिए, प्रतिफल से आशय कुछ के बदले कुछ से है। अन्य शब्दों में प्रतिफल से तात्पर्य उस मूल्य से है जो वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। वचनदाता के वचन के बदले में वचन ग्रहीता द्वारा दिया जाता है। ए के पास में कार है, ए अपनी कार बेचना चाहता है, बी कार लेना चाह रहा है। ए यहाँ क्या है? वचनदाता। बी क्या है? वचन ग्रहीता। तो वो उसके बदले में जो कुछ देगा, कार के बदले में, वो प्रतिफल कहलाएगा। अब देखिए क्या क्या वैधानिक प्रावधान कानून में इसके लिए बनाए गए हैं। नंबर 1, प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, अनिच्छा पर नहीं। ए ने अपनी कार के 1 लाख रुपए मांगे हैं तो 1 लाख उसको मिलनी चाहिए, तो उसकी इच्छा पर प्रतिफल होना चाहिए। वचनदाता की इच्छा के भाव में किया गया कार्य प्रतिफल नहीं माना जा सकता है। सेकंड देखिए, प्रतिफल से वचनदाता को स्वयं को लाभ होना आवश्यक नहीं है। मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए की है, लेकिन 1 लाख रुपए में बेचने का एग्रीमेंट कर रहा हूं, मुझे 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह सौदा मान्य है क्योंकि कुछ तो मिल रहा है। मुझे अपनी कार के बदले में भले 1 रुपए मिले, वो भी मान्य होगा। तो प्रतिफल में वचनदाता को कोई लाभ हो, यह कोई आवश्यक नहीं है, कुछ मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिफल वचनदाता या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। प्रतिफल वचनदाता के द्वारा किया जा सकता है या उसकी तरफ से अन्य कोई व्यक्ति नियुक्त किया गया है तो उसकी तरफ से किया जा सकता है। प्रतिफल सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकता है। अगर स्वीकार है तो सकारात्मक है, अदरवाइज नकारात्मक है। प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है। प्रतिफल पहले का हो सकता है, वर्तमान का हो सकता है या भविष्य का हो सकता है। अगला देखिए, प्रत्येक अनुबंध में कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए, वो चाहे 1 रुपए का ही हो, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। विधानसभा अभी अलग बन गई है। पहले जो विधानसभा, पुरानी विधानसभा चला करती थी,
कहाँ चलती थी? सिटी में जलेबी चौक में। पूरा जलेबी चौक देखा है कभी? पूरा जलेबी चौक महाराजा भवानी सिंह की संपत्ति हुआ करता था, लेकिन मात्र 1 रुपए में किराए पर दिया हुआ था। 1 रुपया पर मंथ। क्या 1 रुपए में इतनी बड़ी संपत्ति किराए पर कोई देता है? लेकिन 1 रुपया मिल रहा है, वचनदाता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन 1 रुपया उनको मिल रहा है, तो ऐसा जो अनुबंध है वो मान्य होगा। तो प्रत्येक अनुबंध में कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। वास्तव में उसका कोई ना कोई मूल्य होना चाहिए। प्रतिफल वैध होना चाहिए। अवैध प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। जो भी प्रतिफल दिया जा रहा है, कुछ के बदले कुछ आ रहा है, वो वैध होना चाहिए, लीगली होना चाहिए। अनलीगली अगर प्रतिफल है, ऐसा जो ठहराव किया गया है वो ठहराव व्यर्थ है, ऐसा ठहराव बेकार है। प्रतिफल संभव और निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल असंभव नहीं होना चाहिए। असंभव कौन सा होता है? जिसको पूरा करना संभव ही नहीं है, तो ऐसा प्रतिफल नहीं होना चाहिए। और निश्चित भी होना चाहिए, कब दिया जाएगा वो तय होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, अनुबंध अधिनियम के अनुसार सामान्यतः बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाता है। हमेशा नहीं, सामान्यतः बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव व्यर्थ माना जाता है, लेकिन कुछ दशाओं में अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध माना जाता है। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसी कुछ दशाएं हैं जिनमें प्रतिफल का लेन देन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह प्रतिफल वैध माना जाता है। देखिए कौन कौन सी दशाएं हैं। नंबर 1, अनुबंध किन्हीं निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण होता है तथा वो लिखित और रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसा अनुबंध वैध अनुबंध होता है। किन्हीं निकट संबंधियों के बीच, आपके फादर अगर आपको कोई प्लाट देना चाहते हैं और लिखित में देते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं, या आपको कोई कार देना चाहते हैं, लिखित में आपके नाम कार करा देते हैं, क्या बदले में आपसे कुछ लिया है? बदले में आपसे कुछ नहीं लिया है, या प्रतिफल का कोई लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस अनुबंध को वैध माना जाएगा, ये मान्य है, भले प्रतिफल का लेन देन नहीं हुआ है। सेकंड देखिए, जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य किया हो जिसे करने के लिए दूसरा व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य था। जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से ऐसा कार्य किया हो जिसको करने के लिए दूसरा व्यक्ति बाध्य था। मैं मान लीजिए 5 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता हूं और मैं मेरी जगह किसी और को छोड़ जाता हूं कि मैं 5 दिन बाद आऊंगा, तब तक आपको बीएसटी ये सर पटाएंगे, जबकि वो काम किसको करना था? वो काम मुझे करना था। वो व्यक्ति बाध्य नहीं था काम करने के लिए। अब उस व्यक्ति के और मेरे बीच में प्रतिफल का कोई लेन देन नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा अनुबंध वैध अनुबंध माना जाएगा। अगला देखिए, जब अनुबंध निःशुल्क निक्षेप का हो। निःशुल्क निक्षेप, निक्षेप किसे कहते हैं? अरे 9th चैप्टर में आया था ये शब्द, पन्ने बदलने की जरूरत नहीं है, ध्यान में रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस शर्त पर अपना माल देता है कि निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर
वो माल को वापस लौटा देगा। तो इसे निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। निक्षेप का अनुबंध दो प्रकार का होता है, सशुल्क निक्षेप और निःशुल्क निक्षेप। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपने ये कहा कि सर हमारे एग्जाम में 5 दिन बाकी हैं, आप अपने नोट्स की कॉपी 5 दिन के लिए हमें दे दें, 5 दिन बाद हम आपको वापस लौटा देंगे। अब अगर मैं इसके बदले में आपसे कुछ नहीं लेता हूं तो ये क्या हो गया? निःशुल्क निक्षेप। और मैं आपसे ये कहता हूं कि ठीक है आप कॉपी ले जाइए, लेकिन मैं 1 दिन के आपसे 10 रुपये लूंगा, तो ये क्या हो गया? सशुल्क निक्षेप। तो सशुल्क निक्षेप में तो प्रतिफल का लेन देन हो गया, निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल का कोई लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अनुबंध भी वैध अनुबंध माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं ऐसी दशाओं की जिनमें बिना प्रतिफल के भी अनुबंध को वैध माना जाता है। अगला देखिए, जब कोई अनुबंध दान देने का हो तथा दानकर्ता ने दान प्राप्ति की आशा में कुछ दायित्व उत्पन्न कर लिया हो, तो ऐसा अनुबंध भी वैध अनुबंध माना जाता है। हम किसी को दान देते हैं, बदले में क्या मिलता है? दान किसी को देते हैं तो बदले में क्या मिलता है? आशीर्वाद, प्रतिफल तो नहीं मिलता ना। हमने दान दिया और वो हमारे को दान के बदले में कोई वस्तु दे तो प्रतिफल हो गया। लेकिन जब दान दे दिया है, दान देने वाला वापस कुछ नहीं देता है, सिर्फ आशीर्वाद के अलावा, वो भी दे कि नहीं दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर दान लेने वाला व्यक्ति कोई दायित्व उत्पन्न कर लेता है, दायित्व कैसे? कोई व्यक्ति हमारे पास में आया कि सर हम जिस कॉलोनी में रह रहे हैं वहां मंदिर बनवा रहे हैं, उसके लिए हमें जो भी दान आपसे बन पड़ी चाहिए। हमने उसको 10,000 रुपये दे दिए। अब वो 10,000 रुपये, क्योंकि उसने दायित्व उत्पन्न कर लिया है, 10,000 रुपये अगर मंदिर बनाने में नहीं लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। यहां प्रतिफल का लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन अनुबंध फिर भी वैध है, अनुबंध फिर भी मान्य है, इसको माना जाएगा। तो आज इतना ही, शेष बात अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।